गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज मैं हिंदी में आपको यूरोप एंड इंडिया हिस्ट्री का ये सेकंड चैप्टर समझाने वाली हूँ। तो अब अपना जो पीरियड है हिस्ट्री में उसको तीन भाग में डिवाइड किया, एंशिएंट पीरियड, मेडिवल पीरियड एंड मॉडर्न पीरियड। ड्यूरिंग मॉडर्न पीरियड वेरियस हैपनिंग्स इन यूरोप हैड इन इम्पैक्ट ऑन इंडिया। देयरफॉर व्हाइल स्टडीइंग इंडिया में बहुत सारी घटनाएं घटित हुई हैं और इसलिए हम इसे स्टडी करते समय हमें यूरोप से संबंधित सारी घटनाएं हैं, तो उसके लिए हमें इसका अध्ययन करना पड़ेगा। 13 to 16 सेंचुरी के बीच में का जो समय है उसमें उस पीरियड को पीरियड ऑफ रीनायंस कहते हैं, क्योंकि इस पीरियड में बहुत सारे रिफॉर्मेशंस, रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट एंड जोग्राफिकल डिस्कवरीज हुई हैं। रिफॉर्मेशन मतलब नई नई घटनाएँ घटित हुई और धार्मिक रीतियों में भी कुछ चेंज आया है और जोग्राफिकल डिस्कवरीज भी हुई हैं। उसके बारे में हम इसलिए इस एरा को एज ऑफ रिनायंस भी कहते हैं। कौन से एरा को? 13 to 16 सेंचुरी। इस पीरियड में आर्किटेक्चर डेवलप हुआ, फिलोसॉफी डेवलप हुआ एंड फिलोसॉफी ओवरऑल डेवलपमेंट हो गया। ड्यूरिंग द रिलायंस ह्यूमैनिटेरियनिज्म भी बहुत हुआ, क्योंकि पहले लोग क्या करते थे, एक दूसरे में मनुष्यता नहीं थी, इंसानियत नहीं थी और वो एक दूसरे के साथ बुरा व्यवहार करते थे। लेकिन इस पीरियड में उनमें ह्यूमैनिटी जगी और एक दूसरे के साथ अच्छा व्यवहार करने लगे। और रिलीजियस डेवलपमेंट में क्या हुआ कि ये जो पहले चर्च वगैरह के लोग थे वो गरीबों को या इनएजुकेटेड लोगों को रिलीजियस शोषण करते थे। उनको ब्लाइंड उनके इग्नोरेंस के कारण में उनके शोषण किया जाता था, अननेसेसरी रिचुअल दिखा के। और उन्हें in this movement that began against it is known as religious reform movement। तो और उन लोगों में जागृति पैदा की, जैसे अंधविश्वास को न माने और गॉड को माने, इस तरह की जागृति पैदा की गई, इसलिए इसे रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट कहते हैं। इसके बाद देखो, ड्यू टू दिस मूवमेंट ह्यूमन फ्रीडम एंड रैशनलिज्म gained more importance। Next, geographical discovery। In 1453 AD, Ottoman Turk conquered Constantinople, Istanbul, which was the capital of Byzantine Empire। तो उसको इन्होंने क्या किया? ओवरकम किया मतलब कॉन्कर किया, मतलब जीत गए। और फिर द लैंड ओवर ट्रेड रूट जॉइनिंग एशिया एंड यूरोप वेंट थ्रू दिस सिटी। एशिया से लोग यूरोप में जो जाते थे व्यापार करने के लिए, तो वो जो रास्ता था, जैसे हमने पहले हिस्ट्री में पढ़ा था, खैबर दरा, तो उससे होकर वे जाते थे। वो रास्ता इस सिटी से होकर जाता था और इसलिए इस जो राजा था ऑटोमन टर्क, उन्होंने यूरोपियन लोगों का ये रास्ता ब्लॉक कर दिया, उनको आने जाने से मना कर दिया। तो अब क्या हुआ, इन्वेंशन, इनको अभी उधर से व्यापार तो करना था यूरोपियन लोगों को इंडिया से, बट इनका रास्ता रूट बंद हो गया, ब्लॉक हो गया। तो उन लोगों ने ट्रेड के लिए दूसरा अल्टरनेटिव खोजना शुरू किया। उन्होंने क्या सोचा कि अब हम समुद्र के मार्ग से रास्ता खोजेंगे और दिस लेड टू द न्यू फेज इन जोग्राफिकल डिस्कवरी। इस तरह जोग्राफिकल डिस्कवरी में नया चरम आया। जोग्राफिकल डिस्कवरीज के लिए फिर ड्यूरिंग 15th सेंचुरी यूरोपियन सेलर्स वेंट ऑन एक्सपीडिशन टू डिस्कवर सी रूट टू इंडिया। पहले हमारी इंडिया ना सोने की चिड़िया थी। ये लोग हमारे इंडिया में व्यापार करने आते थे, बहुत सारा धन दौलत लेकर फिर अपने देश में जाते थे और उससे ये लोग रिच हुए। तो 15th सेंचुरी में जब ये इन्होंने टर्क ने क्या किया, रास्ता उनका स्थल का रास्ता, ज़मीन वाला रास्ता रोक दिया, उसको
क्या उसका ब्लॉक कर दिया, तो वो लोगों ने समुद्र से रास्ता खोजने की कोशिश की। तो उस समय 1487 में बार्टोलोमी डायस, ये जो सेलर था, पोर्तुगीज सेलर, ये किसके, इंडिया के ही इस रास्ते की खोज में निकला था। एक्सपीडिशन इन सर्च ऑफ इंडिया बट रीच टू द टिप ऑफ अमेरिकन कॉन्टिनेंट विच वी नो एज द केप ऑफ गुड होप। तो अमेरिकन कॉन्टिनेंट में पहुंच गया। देखो इस तरह वो रास्ते से गया, निकला, और ईस्ट में अमेरिका, इंडिया के लिए जाना था, तो वो कहाँ पहुंच गया, वेस्ट में। यहाँ से निकला, ये है अपना यूरोप कंट्री, यहाँ से सेल करते करते निकला और ये अमेरिकन कॉन्टिनेंट में पहुंच गया। कौन पहुंचा, बार्टोलोम्यू डायस इन 1487। he found not sorry, इतना कट कर देना, ईशा बंद कर। हाँ, in 15th century European sailor Bartholomew Dias in 1487 वो क्या किया, इंडिया का सी रूट खोजने के लिए चला। तो वहाँ यूरोप से ऐसे निकला और कहाँ पहुँचा, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में पहुँचा। तो इस तरह उसने अफ्रीका से बिजनेस करने का रास्ता ढूंढ निकाला। उसके बाद इन 1492 क्रिस्टोफर कोलंबस set on his journey to India by sailing towards west but reached to the eastern coast of continent of America। वो इंडिया की, कोलंबस भी इंडिया की खोज के लिए निकला, लेकिन अमेरिका के ईस्टर्न कोस्ट पे पहुंच गया। वहाँ का रास्ता उसने ढूंढ निकाला। फिर उसके बाद 1498 में एडी में पोर्तुगीज सेलर वास्को डी गामा मैनेज टू सेल पास द केप ऑफ गुड होप एंड रीच टू इंडियन कोस्ट। वास्को डी गामा देखो ऐसे निकला और इंडियन कोस्ट में वो बंगाल में पहुंचा। इस तरह उसने सी रूट निकाला। अब देखो यूरोपियन लोगों को अमेरिका का रास्ता मिल गया, अफ्रीका का रास्ता मिल गया और इंडिया का रास्ता मिल गया। इस तरह हुआ, क्या करने लगे, व्यापार करने लगे, इन देशों के साथ व्यापार करने लगे और उनका इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट हुआ, रिवॉल्यूशन हुआ। इंटेलेक्चुअल रिवॉल्यूशन के कारण सोसाइटी में जो इग्नोरेंस थे, ब्लाइंड फेथ थे, वो सब नष्ट हो गए और सब आगे आगे बढ़ने लगे, साइंटिफिक डिस्कवरीज भी करने लगे। रिवॉल्यूशन in political sphere 18th as well as 19th century, this period is known as the age of revolution. During this period there was development in parliamentary democracy. During 18th and 19th century there was development of parliamentary democracy in England. This was a change in the form of cabinet system. The Bill of Rights in 1689 laid limitations of power of king and sovereignty of parliament was established. American War for Independence. With the background of revolutionary development in Europe, it is equally important to think about the American War of Independence. With the discovery of America, अमेरिका के रूट के डिस्कवरी से यूरोपियन कंट्रीज़ ने क्या अटेंड किया, वहाँ पे अपना अटेंशन डाला अमेरिकन कॉन्टिनेंट पे, और उधर भी इम्पेरियलिस्ट यूरोपियन कंट्री टुक कंट्रोल टू डिफिकल्ट रीजन्स ऑफ अमेरिका एंड एस्टैब्लिश देयर कॉलोनी। वहाँ पर भी इन्होंने, यूरोपियन लोगों ने अपनी कॉलोनी बनाई और इंग्लैंड एस्टैब्लिश 13 कॉलोनी ऑन द ईस्ट कोस्ट ऑफ अमेरिका। ईस्ट कोस्ट, अमेरिका के ईस्ट कोस्ट में उन्होंने अपने 13 कॉलोनी बनाई और वहाँ पे इनका डोमिनेशन होता था। उन वहाँ के लोगों को ये लोग दबाते थे और वहाँ पे जैसे टेक्सास है और गांधी जी भी, जॉर्ज वाशिंगटन है, इन लोगों ने क्या किया, इंग्लैंड के खिलाफ वार स्टार्ट किया और वही वार क्या कहलाता, अमेरिकन वार ऑफ इंडिपेंडेंस। उसके बाद फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ इन
1789 AD, people of France revolted against the uncontrolled and unjust monarchy, feudalism, and established the republic. फ्रांस के लोगों ने भी फ्रेंच रिवॉल्यूशन शुरू किया और इनके जो अनजस्ट मोनार्ची थे इंग्लिश के, उनके खिलाफ उन्होंने रिवॉल्यूशन शुरू किया और दिस रिवॉल्यूशन वाज कॉल्ड एज फ्रेंच रिवॉल्यूशन, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। अब देखें हमने ये लोग यूरोपियन लोग जो थे सब देशों में, जैसे अमेरिका है और अफ्रीका है और इंडिया, इन देशों का इनको रास्ता मिल गया तो इन्होंने अपने देश में इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन किया। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन मतलब जो स्मॉल इंडस्ट्रीज है, जैसे घर में कॉटेज इंडस्ट्री जिसको हम बोलते हैं, कॉटेज इंडस्ट्री मतलब समझते हो, जैसे अपने यहाँ देखो घर में लेडीज़ पापड़ बनाती है, कपड़े सिलती हैं और वो देती हैं, दैट इज़ कॉल्ड कॉटेज इंडस्ट्री। और उसका किसमें रिप्लेस हुआ? बिग फैक्ट्रीज में हो गया। मशीन्स केम इन टू बी यूज इंस्टेड ऑफ हैंडलूम। हाथ से कपड़े बनाते थे, वहाँ मशीनों से कपड़े बना लेंगे। अब इनके पास ज़्यादा सामान हो गया तो बेचने के लिए बाहर जाएंगे, तो उसके लिए रेलवे और स्टीमर मतलब सी मार्ग से रास्ता है, बिकेम मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। देयरफॉर द एज ऑफ मशीन्स बिगैन एंड दैट इज नोन एज इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के कारण और उस कारण यूरोप जो है वर्ल्ड फैक्ट्री बन गया, उसके पास बहुत सामान बनते थे और वो पूरा वर्ल्ड में भेजता था। राइज ऑफ कैपिटलिज्म जब ये अंग्रेज, ठीक है, अब हम राइज ऑफ कैपिटलिज्म से दूसरे वीडियो में आप देखिए। तो ये वीडियो अगर आपको पसंद आया तो उसे शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को लाभ मिले उसका ध्यान रखिए। धन्यवाद।